एक बड़ी पुरानी कहावत है, बचपन में आपने भी सुनी होगी और अब भी उसे सुनते होंगे। खास करके ये इसलिए प्रयोग किया जाता है जब कई लोग एक साथ मिल करके कोई खेल खेलते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसमें अक्सर देखा जाता है कि अगर संतुष्ट नहीं है तो खेले भंडोल कर दिया जाता है। इसके लिए एक बड़ा ही उपयुक्त शब्द है कि न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेले भंडोल कर देंगे। ये बात बिहार की राजनीति में बड़ा ही सटीक बैठता है और इसके सटीक बैठने का कारण ये है कि लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार 17-18 वर्षों से बिहार की गद्दी पर हैं, उसके बाद से नीतीश कुमार को लेकर के ये कहा जाता था कि वो जीत की गारंटी होते हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने पाला बदला है तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। हालांकि आंकड़ों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार का पलड़ा भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए से थोड़ा ऊपर नज़र आ रहा है। हम आंकड़ों का मतलब वो वोट बैंक से बता रहे हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाती है और सत्ता में कायम हो जाती है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जिस खेमे में रहते हैं वोट उधर ही शिफ्ट किया रहता है। अभी भी अगर आप देख लीजिए तो नीतीश कुमार जिन सीटों को लेकर के या जिन आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं उसमें 160 सीटें उससे अधिक हैं। 160 सीटों को लेकर के हम चलते हैं कि 160 सीट के आसपास उनके पास है। इसका मतलब है कि 243 में 160 सीट होना ये 60% से एबव है। तो इसका मतलब यही होता है कि 60% वोट नीतीश कुमार के पास है। आंकड़ों की दृष्टि से भी अगर देखें आप तो आज गेम समझिए में हम यही बात आपको बताने के लिए यहाँ आए हैं और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो प्लानिंग बनाया है उस प्लानिंग को कैसे भारतीय जनता पार्टी चक्रव्यूह में डाल करके नीतीश कुमार को पूरा गेम फिनिश करने का जुगाड़ कर चुकी है। और यही जुगाड़ नहीं है, इस जुगाड़ में नीतीश कुमार को सपोर्ट न तो तेजस्वी यादव कर पाएंगे न लालू प्रसाद कर पाएंगे, क्योंकि इस बार वो भी उस चक्रव्यूह के हिस्सा हैं। इस कड़ी को जब हम परत दर परत खोल करके आपके सामने रखेंगे तो आपको ये बातें समझ में आने लगेंगी। ये दावा हो रहा था जब नीतीश कुमार एनडीए से बाहर निकले थे तो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के पास MY समीकरण का 30-32% वोट, अपने लौकुश समीकरण का वोट जो 11 से 13% मान के चलिए, महिलाओं का वोट, ये सब कुछ मिलाकर के नीतीश कुमार को जीत की गारंटी दे रहा था। आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में भी दोनों साथ आए थे। तो 2015 से जोड़ करके देखा जा रहा था कि 2015 में दोनों साथ आए थे तो भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ कर दिया गया था, सत्ता से बेदखल हुई थी। और इन सारी बातों को लेकर के कई सर्वे भी आए हैं जिसकी चर्चा हमने आपको समय समय पर किया है। विभिन्न एजेंसियां सर्वे करती हैं और सर्वे के आधार पर वो 3 महीने पर, 6 महीने पर, प्रति महीने ये बताती हैं कि इन आंकड़ों के आधार पर अब वर्तमान स्थिति क्या है 2024 के चुनाव में, किसे कितनी सीटें आएंगी और कौन कितने पानी में है। इसके साथ साथ ये भी बात कही जाती है कि कौन किससे बहुत ज़्यादा नज़दीकी रखे हुए है, जिसके मायने क्या होंगे, और कौन किसी के साथ है लेकिन नज़दीकी उसकी नहीं है, वो कुछ और सोच रहा है, इसके असर क्या पड़ेंगे। इन सारी चीज़ों को अगर आंकड़ों की दृष्टि से अगर देखते हैं आप तो इन आंकड़ों में भी जो वर्तमान स्थिति है वो तो हमने आपको बता दिया। लेकिन आज से 5 महीना पहले की अगर बात करें हम, यानी कि हम मार्च तक की बात करें तो फरवरी मार्च में जो स्थिति थी उस स्थिति में एक बात नज़र आ रही थी कि फरवरी मार्च में जो स्थितियां थीं उसको लेकर के ये कहा जा रहा था कि महागठबंधन एनडीए पर भारी पड़ रहा है। और जब महागठबंधन एनडीए पर भारी पड़ रहा है तो निश्चित रूप से सीटों के आंकड़े भी बदलेंगे। इसमें आंकड़ों के हिसाब से बताया जा रहा था कि 40 सीटों में से आधे से ज़्यादा सीटें महागठबंधन को जाएंगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी काफ़ी परेशानी में रहेगी। अब इससे आगे आप बढ़िए, जब इससे आगे आप बढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि तब जो आंकड़े निकाले गए थे वो इस बात पर बेस्ड थे कि नीतीश कुमार ताज़ा आए थे, लालू प्रसाद इस फ्रेम से बाहर थे, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में बहुत अच्छी छन रही थी, दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं।
ताज़ा सर्वे रिपोर्ट जो आज से 15-20 दिन पहले आया है, जब जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से अपने आप को अलग करके एनडीए का हिस्सा बताया, उनकी मुलाकात दिल्ली में होती है अमित शाह से और उसके बाद चीज़ें बदलती हैं। हालांकि कहा यह भी जा सकता है कि जीतन राम मांझी बहुत ज़्यादा आने वाले 2024 के चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको पता है ना कि राम सेतु बना था तो एक गिलहरी का भी रोल बहुत बड़ा था। वो जाती थी समंदर में और वहाँ जा कर के अपना शरीर भिगाती थी और आ करके अपने शरीर में बालू पर लोट करके और जा करके जहाँ पुल बन रहा था वहाँ वो रेत छोड़ती थी। उसका भी योगदान था। उसी तरह से कहीं ना कहीं जब जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने 2020 के चुनाव में अपने हिस्से की सीटें दी, तो इसका मतलब था कि उनका असर और उनका प्रभाव निश्चित रूप से है। वो इतना जरूर रखते हैं कि वो 4 सीट लेकर के नीतीश कुमार को सत्ता में बनाए रख सकते हैं। और ये देखने को भी मिला। उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा दिखाई। लालू प्रसाद के लाख बुलावे के बाद भी वो महागठबंधन की तरफ नहीं आए और ये उनकी तब की जो आस्था थी, विश्वास था नीतीश कुमार के प्रति, वो थी। लेकिन उनके हटने के बाद उनके पुत्र संतोष मांझी ने ये दावा किया है कि नीतीश कुमार की जो वर्तमान स्थिति है उसमें वोटों का तो छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार की पार्टी भी बर्बाद हो जाएगी और नीतीश कुमार की पार्टी विखंडित हो जाएगी। 2024 से पहले ही उनकी पार्टी में 2 फाड़ हो जाएंगे और तेजस्वी यादव के साथ मिल करके सरकार बना लेंगे। अब इन सारी बातों को लेकर के उनका दावा आखिर किस बेस पर है ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही है कि इसमें 4-5 विधायक जो हैं वही बच जाएंगे नीतीश कुमार के पास, बाकी सब उनकी पार्टी से अलग चल जाएंगे। दावा तो टूटने का सब कोई करता है, लेकिन इतना बड़ा दावा किसी ने नहीं किया है। जो ताज़ा सर्वे रिपोर्ट आया है उस सर्वे रिपोर्ट में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार कैसे चक्रव्यूह में घिर रहे हैं। अगर इस बात को आप सामने रखते हैं और इस पर अगर मंथन करना शुरू करते हैं तो 6 दल अब नीतीश कुमार के विरोध में, उनके अगेंस्ट में, उनके वोट बैंक पर धाड़ मारने के लिए, रेड करने के लिए तैयार हैं, जिनमें से पशुपति कुमार पारस यानी लोजपा का दोनों खेमा है। इसके अलावे आरसीपी सिंह हैं जो कभी नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं, लव कुश के वो भी एक अंग हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो कुशवाहा समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, लव कुश समीकरण के वो भी एक बड़े नेता हैं। अगर उनके पास वोट था तभी उनको नीतीश कुमार ने अपने पाले में बुलाया था, अपने साथ रखा था, लेकिन वो भी अब दूर हैं। तो वहीं जीतन राम मांझी जिनके पास लगभग 4% वोट है वो भी दूर हैं। इसके अलावे मुकेश सहनी को भी कहा जा रहा है कि वो एनडीए का हिस्सा बनने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब हमारी बातें कई नेताओं से हुई, चाहे वो केंद्र के हों या फिर राज्य के, उनका कहना यह है कि मुकेश सहनी को अंततः हम लोगों मना लेंगे और उनकी जो डिमांड है हम लोग उस डिमांड पर विचार कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं ये 6 दल जो हैं वो नीतीश कुमार के खिलाफ 2024 का चुनाव लड़ेंगे। और इतना ही बात नहीं है, इन बातों में 2-3 बातें और बड़ा महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ जहां आप दलित वोटर, पासवान वोटर जो हैं या अन्य दलित जो हैं मांझी को छोड़ करके उनके वोट का अगर प्रतिशत देखें तो वो 7 से 10% के बीच में होता है। हम पूरे दलित को मिला लेते हैं तो अब इसमें से 3 से 4% वोट जीतन राम मांझी का अगर जोड़ देते हैं तो ये वोट 12 से 13% होता है। और इन 12-13% वोटों को एकजुट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्लान रच लिया है। ये चक्रव्यूह का पहला रचना है। चक्रव्यूह के 7 चक्र होते हैं। आपको पता होगा कि 6 अभिमन्यु ने तोड़ दिया था। नीतीश कुमार भी इन 6 चक्रों को तोड़ने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इन तीनों के अलावे जो आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा हैं, इनके पास भी 10% के आसपास वोट है। थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है। इन 10% वोटों में से अधिकांश वोट इनके पक्ष में जाएगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बगल में सम्राट चौधरी भी खड़े हैं। हालांकि इस वोट को अपने पाले में रखने के लिए नीतीश कुमार की कुशवाहा ब्रिगेड बड़ी तेजी से काम कर रही है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। लेकिन उसके पीछे की रणनीति नीतीश कुमार को सपोर्ट करना से ज़्यादा वो कुर्सी नज़र आ रही है जो उपेंद्र कुशवाहा की खाली हुई है।
इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जैसे हटे तो एक बड़ा नेक्सस बना और उपेंद्र कुशवाहा पर हमला करने के लिए कई लोग सामने आए, लेकिन किसी ने भी उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी को इतना ज़्यादा टारगेट नहीं किया जिससे नीतीश कुमार को ये लगे कि उनका वोट बैंक तैयार है, जिसके चलते उन्होंने एक बार फिर से आगे किया है रामेश्वर महतो को। हमने आपको खबरों में कल बताया, परसों भी बताया कि विधान परिषद में जिस तरह से अचानक से रामेश्वर महतो 2 दिन पहले नाराज़गी रहती है और नाराज़गी के तुरंत बाद जब नीतीश कुमार से उनकी बात होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बॉडी लैंग्वेज था रामेश्वर महतो का और उमेश कुशवाहा का, वो देखते बनती थी। 10 दिन पहले ही दोनों के बीच में खूब जम करके तू मैं हुआ था, लेकिन सियासत में इन सब बातों का कोई महत्व नहीं होता। हमने शुरू में आपको बताया कि सियासत में संबंधों को नहीं, सत्ता को देखा जाता है। बिल्कुल यही हुआ और अब उपेंद्र कुशवाहा और कुशवाहा वोट बैंक को और यहाँ तक कि सम्राट चौधरी को सीधे टारगेट करने के लिए जो कि शुरुआत कर दिया है रामेश्वर महतो ने, और उनके सपोर्ट में पूरी जदयू और अब तो आरजेडी भी तैयार है। तो ऐसी स्थिति में इन वोट बैंक को देखा जाए, वहीं मुकेश सहनी का जो वोट है, मुकेश सहनी का दावा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 8 से 12% के बीच में जो उनका वोट बैंक है, उस वोट बैंक को भी भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में करना चाहती है। यानी 6 लेयर नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी है। और 7वां जो सबसे महत्वपूर्ण लेयर है वो ये है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ आने से नीतीश कुमार का जो कोर वोटर था, गैर यादव वोटर जो थे ओबीसी के, वो नीतीश कुमार से छटकने लगे हैं। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा नुकसान अगर कुछ हो रहा है तो वो ओबीसी वोटर माने गैर जो यादव वोटर थे उनका हो रहा है, जिसके बल पर वो 2014, 2019, 2005, 2010, 2004, 2009 लगातार 2014 से लेकर के अब तक अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहें और उस वोट बैंक के आधार पर वो चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, सत्ता के साथ रहें। अब ऐसी स्थिति में इन वोटों का नुकसान होना नीतीश कुमार पर भारी पड़ रहा है और ये चक्रव्यूह का 7वां चक्र है, जिसमें कहीं ना कहीं एक बार और सीमेंटेड कर दिया है बाहर से भारतीय जनता पार्टी ने, और वो है ईबीसी वोट। ईबीसी वोटर भी पूरी तैयारी में हैं कि उन्हें विकास की तरफ वोट देना है। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें जिस मन से, जिस मिजाज से, जिन आंकड़ों को सेट करके नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ शिफ्ट किए थे, वो आंकड़ा ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है और नीतीश कुमार को लालू प्रसाद का MOI समीकरण भी नहीं बचा पाएगा। और न 2024 के चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन कहा जा रहा है कि 40 सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देंगे, ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये हमारा नहीं बल्कि कई एजेंसियों का सर्वे रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में हमारे द्वारा जो किया गया है वो ये है कि हमने अब तक कम से कम 500 से ज़्यादा लोगों को उससे पूछा है। हमारे पास जो कमेंट आ रहे हैं उसके आधार पर जो हमने निकाला है वो ये है कि पिछले 1 सप्ताह में नीतीश कुमार का ग्राफ एक बार फिर से गिरा है, अविश्वसनीयता बढ़ी है और ख़ास करके तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोगों पर चार्जशीट होने के बाद और शिक्षा विभाग ने जिस तरह से फरमान जारी किया, जिस तरह से नया अध्यादेश लाया शिक्षकों को लेकर के, उनकी बहाली को लेकर के, वो नीतीश कुमार को काफ़ी डैमेज कर रहा है। नीतीश कुमार के चेहरे के भाव भी बता रहे हैं और बार बार उनका बैठक करना, डांट फटकार करना और इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच में तल्खी बढ़ना बहुत सारी बातों को जन्म दे रहा है और जिसका सीधा घाटा नीतीश कुमार और उनकी टीम को होगा तो फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी का होगा। यही वक्त है चेतने का। अगर चेत गए नीतीश कुमार तो लालू प्रसाद भी काम के हो जाएंगे, तेजस्वी भी हो जाएंगे और बाकी के घटक दल हैं वो भी हो जाएंगे, लेकिन ये होता हुआ अभी वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा है। विधानमंडल सत्र के बाद कहा तो ये जा रहा है कि बहुत कुछ अभी और होना है, क्या क्या होगा हम भी नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन आज गेम समझिए में हमने एक प्रयास किया आपके साथ वो पहलू बताने का जो अब तक पटल पर नहीं है और वोटों के आंकड़े को बताने का कोशिश किया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी एपिसोड में जिसका नाम है गेम समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।